नमस्कार। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको ये बता चुका हूँ कि मोहम्मद गौरी का जो गौर राज्य था वो एक पहाड़ी प्रदेश था और जो कि गजनी और हेरात के बीच स्थित था। यहाँ से इस गौरियों की शुरुआत होती है और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण के लिए आगे बढ़ता है। मैं इससे पहले आपको विस्तृत जानकारी मोहम्मद गौरी के बारे में आपको दूं, इससे पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब वो हिंदुस्तान की ओर आता है तो उस समय आखिर भारत कैसा था, भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, भारत में कौन कौन से राज्य थे और उनकी ताकत कितनी थी। सबसे पहले जो उत्तर पश्चिमी भारत है, जो उत्तर पश्चिमी हमारी सीमा है, वहाँ के बारे में आपको बताऊं, क्योंकि वो जो इलाका है उत्तर पश्चिमी सीमा का हमारा, वो अफ़गानिस्तान से मिला हुआ है और आक्रमणों की शुरुआत वहीं से होती है। गजनी के आक्रमण की शुरुआत भी हमको वहीं से मिलती है। तो ये इलाका इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो भी आक्रांता भारत को आएगा वो निश्चित रूप से भारत के उस पश्चिमी या उत्तर पश्चिमी सीमांत के ऊपर ज़रूर आक्रमण करेगा। तो उत्तर पश्चिमी सीमांत में हमको 3 राज्य हमको दिखाई दे रहे हैं। पहला जो राज्य है वो सिंध का है, दूसरा राज्य मुल्तान का है और तीसरा राज्य पंजाब का है। यानी कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में भारत में 3 राज्य हैं, सिंध है, मुल्तान है और उसके बाद पंजाब है। सिंध में जो शासन है वो सिंध में सुम्र जाति के लोग हैं जो कि सिया हैं और सिंध के आसपास का एक बहुत बड़ा इलाका इन लोगों के पास है। उसके बाद जो मुल्तान का प्रदेश है वहाँ पर करमाथी संप्रदाय के लोग हैं जो कि शिया संप्रदाय को मानते हैं और उस मुल्तान जैसे महत्वपूर्ण प्रदेश पर इनकी अच्छी पकड़ है, करमाथी शिया हैं। और जो पंजाब का प्रदेश है उस पर मोहम्मद गजनवी के वंशज शासन कर रहे हैं। उसमें खुसरो मलिक नामक जो शासक है वो मोहम्मद गजनवी का प्रतिनिधि है, मोहम्मद गजनवी के गजनी राज्य का प्रतिनिधि है, तो वहाँ पर उसका प्रभाव है। तो पंजाब भी गजनवियों के पास है, पंजाब का जो प्रदेश है वो गजनवी के पास है। जो सिंध का प्रदेश है वो सुम्र जाति के जो सिया लोग हैं उनके पास है और मुल्तान का जो प्रदेश है वो करमाथी संप्रदाय के जो सिया लोग हैं उनके पास है। तो ये 3 महत्वपूर्ण प्रदेश उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में भारत के हैं। तीनों ही प्रदेशों पर मुस्लिम शासन है, यहाँ की यानी कि तीनों ही जो राज्य हैं वो इस्लामिक प्रभाव के अंदर हमको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आइए उत्तर भारत की ओर बढ़ते हैं कि उत्तर भारत में अगर ये गौर की सेनाएं ये तो आगे बढ़ते हैं तो उत्तर भारत में उस गौर सेना का मुकाबला किन किन से हो सकता है, कौन कौन से उसके मुकाबले में हमारे पास राज्य हैं, कौन कौन से भारतीय राज्य हैं जो कि गौर सेना का मुकाबला कर सकते हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण राज्य है वो गुजरात का चालुक्य वंश है। उस चालुक्य वंश में मूलराज सेकंड महत्वपूर्ण शासक हैं और मूलराज सेकंड जो हैं वो एवेस्क हैं। उनकी माँ वहाँ पर एक गार्जियन के रूप में शासन कर रही हैं, उनका नाम नाइकी देवी हैं। बहुत शक्तिशाली भारत का राज्य है और इस तरह जो गुजरात का राज्य है वो इस तरह चालुक्य इन चालुक्यों के पास है और इनकी जो राजधानी है अनिलवाड़ है, जिसको हम पाटन भी कह सकते हैं। उसके बाद मालवा का राज्य आता है। इस मालवा के प्रदेश में परमारों का शासन है, ठीक ठाक ये ताकत रखते थे। परमारों के बाद जेजाज भुक्ति यानी कि कालिंजर, जेजाज भुक्ति जो कालिंजर का प्रदेश है वहाँ का शासन चंदेलों के पास था। दिल्ली तोमरों के पास थी। आगे जाकर ये तोमर जो है अपने राज्य को चौहानों के हैंडओवर कर देते हैं। आगे जाके दिल्ली का राज्य चौहानों के पास चला जाता है। तो परंतु प्रारंभ में हमको ये दिल्ली तोमरों के पास दिखाई दे रही है। उसके बाद बदायूं के अंदर हमको राष्ट्रकूट दिखाई दे रहे हैं। कन्नौज में हमको गहरवार दिखाई दे रहे हैं, जो जयचंद गहरवार हैं वो वहाँ के शासक हैं। और बंगाल में हमको सैन्यवंश दिखाई दे रहा है। यानी कि उत्तर भारत की स्थिति लगभग वही है जो मोहम्मद गजनवी के समय भारत में थी। छोटे छोटे राज्यों में विभाजित भारत,
खंड खंड भागों में विभाजित खंडित राष्ट्रीयता भारत की पहचान बन चुकी थी। परंतु हमें ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि मोहम्मद गजनवी की तुलना में इस समय का भारत कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है। मोहम्मद गजनवी के समय में, मोहम्मद गजनवी के भारत में इतना शक्तिशाली कोई राजवंश हमको नज़र नहीं आता जो कि उसका मुकाबला कर सके। परंतु इस मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय हमको भारत में कुछ राज्य बहुत शक्तिशाली दिखाई दे रहे हैं, चाहे कालंजर का राज्य हो, चाहे कन्नौज के गहरवार हों, चाहे दिल्ली और अजमेर के चौहान शासक हों, चाहे गुजरात के चालुक्य हों। ये बहुत शक्तिशाली थे। ये बात दूसरी है, दुर्भाग्य था देश का कि ये चारों अगर एक होकर मुकाबला करते तो गौर की हिम्मत नहीं पड़ती कि वो भारत को जीत सके। परंतु वो शायद भारत के भाग्य में नहीं था, एक होके ये मुकाबला करने की स्थिति में नहीं थे। तो उत्तर भारत की स्थिति, जहाँ मैंने उत्तर पश्चिम जो भारत बताया, जो सीमांत प्रदेश है, वहाँ पर मुस्लिम राज्य थे। उत्तर भारत के मैदानों में भारतीयों का राज्य था, जिसमें चौहान थे, चालुक्य थे, चंदेल थे, गहरवार थे, परमार थे, सेन, बंगाल के अंदर जो थे वो सेन वंश थे। अब आइए, जब मोहम्मद गौरी भारत के ऊपर आक्रमण करता है तो वो आक्रमण कहाँ से शुरू करता है? भारत के अंदर घुसने के लिए सबसे पहले मुल्तान पड़ता था। अब मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी के अंदर मुल्तान के ऊपर सबसे पहले आक्रमण किया। मुल्तान, जैसा कि मैंने आपको बताया था, करमाती शिया संप्रदाय के लोगों के पास था। मोहम्मद गौरी की सेना ने बहुत आसानी से करमाथियों को पराजित किया। मुल्तान का प्रदेश उसने जीत लिया। मुल्तान के प्रदेश को उसने अपने गौर राज्य के अंदर मिला लिया। इस तरह इस सिया राज्य का पतन हो गया। इसके बाद 1175 में ही इस गौरी ने ऊपरी सिंध के ऊपर एक छोटा सा भारतीय राज्य था जिसका नाम था उच्च। अब उच्च के बारे में ये कहा जाता है, कुछ किंवदंतियाँ आती हैं कि उच्च के राजा का अपनी रानी के साथ संबंध अच्छा नहीं था। तो उच्च की रानी चूंकि अपने राजा से नाराज थी, इसलिए वो मोहम्मद गौरी की बातों में आ गई। उस रानी ने अपने राजा को मरवा दिया। भारतीय इतिहास में मेरी नज़र में सही पहला ये दृष्टांत है जिसमें एक कोई भारतीय रानी अपने राजा को मरवा रही है। और इस तरह जब वो रानी राजा को मरवा देती है तो उसके बाद मोहम्मद गौरी आसानी से उच्च प्रदेश को जीत लेता है, वहाँ की किलों को जीत लेता है, वहाँ के नगरों को जीत लेता है और उच्च का भी उसके राज्य के अंदर विलय हो जाता है। परंतु कुछ इतिहासकार इस घटना को सच नहीं मानते। उनका ये मानना है कि उच्च की जिस घटना का उल्लेख कुछ इतिहासकार करते हैं वो वास्तव में सही नहीं है, क्योंकि सिंध में उस समय में सिंध के अंदर कोई हिंदू राज्य नहीं था। इतिहासकारों को यह कहना है कि उच्च में जिस हिंदू राज्य की बात कही जाती थी वो हिंदू राज्य उच्च के अंदर उस समय शासन ही नहीं करता था। सच क्या है नहीं कह सकते, परंतु अगर ये घटना सच है तो निश्चित रूप से भारतीय इतिहास के लिए बहुत शर्मनाक स्थिति थी कि वो राज्य बहुत आसानी से मोहम्मद गौरी के पास चला गया था। उसके बाद 1182 में वो निचले सिंध के ऊपर आक्रमण करता है। निचले सिंध में जो देवल बंदरगाह था वो सामरिक दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण था। उस निचले सिंध के अंदर मोहम्मद गौरी 1182 में आक्रमण करता है और समूचा जो सिंध प्रदेश है, जो देवल बंदरगाह है, वो जीत लेता है। इस तरह वो मुल्तान जीतता है, ऊपरी सिंध जीतता है, उसके बाद निचले सिंध को भी जीत लेता है। मुल्तान और सिंध का इलाका जो है 1182 तक वो अपने अधिकार में कर लेता है। 1182 से पहले एक और महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख करूंगा कि निचले सिंध को उसने 1182 में जीता, परंतु 1178 में वो गुजरात के ऊपर आक्रमण करता है। गुजरात के ऊपर आक्रमण के लिए वो राजस्थान का रास्ता चुनता है। शायद जैसा कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि वो अब पंजाब की ओर नहीं बढ़ रहा, वो गुजरात की ओर बढ़ रहा है। शायद उसका लक्ष्य सोमनाथ रहा होगा, शायद गुजरात को वो लूटना चाहता होगा, वहाँ की राजधानी को लूटना चाहता होगा, तो वो गुजरात के ऊपर आक्रमण करता है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, जो गुजरात के शासक थे वो मूल राज
द्वितीय थे। मोहम्मद गौरी राजस्थान के मरुस्थल के रास्ते से गुजरात के अंदर घुसता है। एक दृष्टांत हमको मिलता है कि गुजरात आक्रमण से पहले मोहम्मद गौरी को ये शक होता है कि अगर वो गुजरात के ऊपर आक्रमण करता है तो अजमेर के चौहान कहीं उसका रास्ता न रोक लें, अजमेर के चौहान कहीं उसके आक्रमण को असफल न कर दें। तो कहते हैं कि अपना एक दूत, अपना एक प्रतिनिधि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के पास भेजा था और उससे ये अनुरोध किया था कि गुजरात के उसके आक्रमण के समय वो तटस्थ रहे। और अपनी इस बात में वो कहाँ तक कामयाब रहा मैं नहीं कह सकता, परंतु कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान मूलराज की सहायता भी करना चाहते थे, परंतु किसी कारण वो मूलराज यानी गुजरात की सहायता नहीं कर पाए थे। इस मोहम्मद गौरी की जो फौज थी, जो सेना थी, सबसे पहले किराड़ू पहुंची। किराड़ू को उसने जीत लिया। किराड़ू से उसने नाडौल का प्रदेश जीत लिया और किराड़ू और नाडौल के अंदर अपनी विजय को आगे बढ़ाते हुए वो आबू पर्वत के आबू की घाटी में पहुँचे और वहाँ पर कायद्रा नामक एक स्थान था। कायद्रा नामक एक स्थान था, वहाँ पर उसका मुकाबला गुजरात की बहादुर सेना के साथ हुआ। भारतीय सेना का जो नेतृत्व था वो गुजरात की रानी नायकी देवी ने किया था। दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी था। कहते हैं कुछ भारतीय राजा भी गुजरात की सेना के साथ थे। नाडौल के शासक केलहण थे, जालौर के शासक इतिपाल थे, आबू के धारावर्ष थे। ऐसे कुछ छोटे बड़े राजा उस चालुक्य राजा की मदद के लिए, नायकी देवी की मदद के लिए उस युद्ध के मैदान में पहुँचे थे। और इस युद्ध में इस मोहम्मद गौरी की बुरी तरह पराजय हुई। भारतीय मैदान में ये मोहम्मद गौरी की पहली पराजय थी। कायद्रा के मैदान में वो उसकी सेना बुरी तरह पराजित हुई, उसको पीछे हटना पड़ा और वो भाग गया वहाँ से। और इस घटना के बाद यानी कि गुजरात के मूलराज से पराजित ये मोहम्मद गौरी उसके बाद कई वर्षों तक गुजरात आने की वो हिम्मत नहीं जुटा सका। गुजरात की पराजय इतनी निर्णायक थी कि राजस्थान के रास्ते गुजरात पहुंचने का उसने स्वप्न अब देखना छोड़ दिया। उसके बाद इस रास्ते से वो गुजरात के ऊपर नहीं आया है। तो ये भारत के इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण विजय थी कि एक रानी नायकी देवी ने इस आक्रांता सेना को, भारतीय सेना ने इस आक्रांताओं को बुरी तरह पराजित किया था और भारतीय सीमाओं के बाहर धकेल दिया था। उसके बाद वो इस रास्ते से भारत के अंदर नहीं आता। उसके बाद वो अपना ध्यान जो है वो सीमांत प्रदेशों के ऊपर लगाता है, यानी कि जिन प्रदेशों, सीमावर्ती इलाकों में जहाँ जिन प्रदेशों को वो अभी तक नहीं जीत पाया है उन प्रदेशों को वो अब जीतने की कोशिश करता है। यानी कि मुल्तान को जीत चुका था, सिंध को जीत चुका था। इसके बाद वो 1189-80 के बीच वो पेशावर के ऊपर आक्रमण करता है और पेशावर को वो जीत लेता है। सीमांत प्रदेश है पेशावर और उस पेशावर को वो जीत लेता है। उसके बाद 1182 में देवल से लेके और समूचा जो समुद्र तट का प्रदेश है, सिंध का जो समुद्र तट का जो प्रदेश है वो जीतता है। यानी कि 1182 में वो समुद्री इलाका जो है देवल का, सिंध का, वो जीतता है। 1185-86 के आसपास वो सियालकोट जीतता है। सियालकोट जो प्रभाव था सियालकोट पर वो मलिक खुसरो का था, यानी कि गजनी वंश का वहाँ पर प्रभाव था। उस मलिक खुसरो को सियालकोट छोड़ना पड़ता है तो सियालकोट के ऊपर भी उसका अधिकार हो जाता है और 1186-87 में वो लाहौर जीत लेता है। तो 1187 तक वो मुल्तान से लेकर लाहौर तक के प्रदेश को अपने साम्राज्य में मिला लेता है। याद रखिए 1175 में उसकी विजय प्रारंभ होती है और 1187 तक यानी कि 12 सालों तक वो उस पुराने गजनी वंश के अवशेषों को दोबारा अपने राज्य में ला लेता है, जो प्रदेश किसी ज़माने में गजनी राज्य के भाग हुआ करते थे। मुल्तान, सिंध, पंजाब का एक बहुत बड़ा इलाका, जो गजनी वंश के जो शासक थे उनके प्रदेश, ये सारे के सारे 1187 तक वो जीत चुका था। ये उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। यानी कि इस संपूर्ण घटनाक्रम में
एकमात्र उसकी जो पराजय थी वो गुजरात की थी। इसके अलावा अधिकांशतः उसकी सेना विजयी रही थी। इन प्रदेशों को वो अपने साम्राज्य का वो भाग बनाने लगा था। 1191 में वो, अब जब वो पंजाब जीत लेता है तो पंजाब के बाद उसकी जब वो लाहौर तक पहुंच जाता है, उसके बाद उसकी सीमाएं भारतीय राजाओं को स्पर्श कर रही हैं। आगे चौहान वंश आ जाता है, आगे का जो राज्य है वो चौहानों के पास है। तो इसके बाद वो भारतीय सीमा के अंदर, यानी पंजाब के रास्ते से वो भारतीय सीमा के अंदर घुसने की हिम्मत करने की कोशिश कर रहा है। और वो शुरू में देख रहा है कि भारतीय राजा उसका मुकाबला, उत्तर भारत के राजा उसका मुकाबला कर पाएंगे या नहीं। तो 1191 में वो तबर हिंद के ऊपर आक्रमण करता है। तबर हिंद के किले को वो जीत लेता है और यहाँ से वो एक प्रत्यक्ष चुनौती वो चौहान साम्राज्य को देने लगता है। तो इसके बाद का इतिहास, यानी कि 1191 में तराइन का पहला युद्ध होता है, 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है। इन युद्धों के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस मोहम्मद गौरी की भारत के अंदर घुसपैठ की जो प्रारंभिक जो उसके दौर हैं, प्रारंभिक जो उसके आक्रमण हैं, प्रारंभिक जो उसकी विजय हैं, उनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। इसके बाद के वीडियो में मैं आपको तबर हिंद की विजय के बाद वो किस तरह भारतीय सीमाओं के अंदर घुसता है और तराइन के पहले युद्ध में उसकी कैसे शर्मनाक पराजय होती है, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। धन्यवाद।